So today we will start discussing about the questions related to our environment. Our environment आपने एज अ चैप्टर अगर देखा है तो उसमें हम बिल्कुल फंडामेंटल बातें करते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जिसमें हमने बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी। इकोसिस्टम के बारे में हमने अलग से बात की थी। इकोसिस्टम को हमने समझा था कि किस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में इकोसिस्टम में इंटरैक्ट करते रहते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर इंटरैक्शन देयर इज़ ऑलवेज अ फ्लो ऑफ एनर्जी. दैट फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ आइडेंटिटी ऑफ एन इकोसिस्टम. किसी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो का रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर अपार्ट फ्रॉम एबायोटिक कंपोनेंट्स रहते हैं और वो वहाँ से अपना सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी या फूड जो भी आप कह लें वो ऑब्टेन करते हैं. तो अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना एनर्जी या अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ देम, एक प्रोड्यूसर्स जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम प्लांट्स बोलते हैं, उनको छोड़ कर के बाकी कोई भी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज़ सनलाइट को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में इंडिपेंडेंटली कैपेबल नहीं है. मतलब प्लांट्स क्या कर रहे हैं? प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ केमिकल रिएक्शन नोन एज फोटोसिंथेसिस. तो वो तो अपना खाना खुद बना ले रहे हैं, लेकिन बाकी सब कंपोनेंट्स जो बायोटिक कंपोनेंट्स या बाकी सब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन प्लांट्स के अलावा या प्रोड्यूसर्स के अलावा वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए. ठीक है, फूड क्यों चाहिए? फूड चाहिए एनर्जी के लिए, फूड चाहिए ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए. अब सबको सरवाइव करना है अगर किसी गिवन इकोसिस्टम में, तो देयर विल बी इंटरडिपेंडेंस फॉर फूड फॉर श्योर. एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस ऑफ फूड होगा, और जब इंटरडिपेंडेंस ऑफ फूड होगा तो एक कंडीशन ऑफ टू ईट और टू बी ईटन, यानी या तो आप किसी को खाओगे या कोई आपको खा जाएगा. हाँ, टू ईट और टू बी ईटन जैसी कंडीशन वहाँ पर बन जाती है. तो जब इस तरह की कंडीशन है कि सबको ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए, और उस फूड के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ करना पड़ेगा. हम बात कर रहे हैं केवल कंज्यूमर्स की. प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स को इसमें से बाहर कर दिया, तो बाकी सब जिनको हम प्रोड्यूसर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, वो सब एक्चुअली कंज्यूमर्स हैं. जो डायरेक्टली प्लांट से अपना फूड लेते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं. हम उनको हर्बीवोर्स भी कहते हैं, हर्ब्स को खाने वाले यानी प्लांट्स को खाने वाले. या जो हर्बीवोर्स पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, उनको हम सेकेंडरी, मतलब हर्बीवोर्स हमारे प्राइमरी कंज्यूमर थे, इसलिए अब जो होंगे जो हर्बीवोर्स को खाएंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे, है ना. इसी तरह से हायर कार्निवोर्स जो होंगे वो टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे. ओमनीवोर्स भी इनके दोनों ही कैटेगरी में आ सकते हैं. तो ये सब प्लांट्स और एनिमल्स, ऑल सारा फ्लोरा एंड फौना मिलकर के एक इकोसिस्टम बनाता है, और सबकी पोजीशन किसी ना किसी फूड चेन के अंदर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स की पर है. तो ये ट्रॉफिक लेवल्स जो है दे कैन बी अरेंज लाइक अ पिरामिड इन विच अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इज देयर एट एवरी स्टेप दैट कैन बी शोन बाय अ पिरामिड, एनर्जी पिरामिड. यानी प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, बेस ऑफ द पिरामिड इज़ द ब्रॉडेस्ट, और उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये श्रिंक होता जाता है. किसी भी फूड चेन में फ्लो ऑफ एनर्जी 10% एनर्जी लॉ की वजह से की अकॉर्डिंग होता है. मतलब आफ्टर पासिंग टू द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, 90% ऑफ द एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट लेवल, और 10% एनर्जी ओनली कैन बी पास टू द नेक्स्ट लेवल इन द फॉर्म ऑफ फूड. यानी जब कोई हर्बीवोर किसी प्लांट को कंज्यूम करता है तो द टोटल एनर्जी दैट वाज टेकन बाय द प्लांट फ्रॉम द सन, उसका केवल 10% ही आगे पास होता है. सन से जो एनर्जी अवेलेबल है दैट इज़ अबंडेंट, बहुत सारी एनर्जी है, उसका सिर्फ 1% ही प्लांट्स ले पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दैट ओनली 1%
कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। उस 1% का केवल 10% नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, फिर उसके अगले लेवल पे फिर 10% ही जाएगा। 10% पास ऑन होता रहेगा। एनर्जी अवेलेबिलिटी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जी की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर हम एक एनर्जी पिरामिड बनाते हैं और हम इन पे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स की बात करते हैं। हम कहते हैं कि अगर ट्रॉफिक लेवल 1 है तो वो प्रोड्यूसर है, ट्रॉफिक लेवल 2 है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है, ट्रॉफिक लेवल 3 है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ट्रॉफिक लेवल 4 है तो वो टर्शरी कंज्यूमर है। जनरली 10% रूल की वजह से आफ्टर एवरी स्टेप द leftover energy is so low that the most of the food chains last up to only 4 steps, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी इतनी कम होते जा रही है कि अब और इसके आगे अगर उस बचे हुए का केवल 10% ही बचेगा और आगे, तो फिर किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए ये एनर्जी सफिशिएंट नहीं है सर्वाइवल के लिए। एक दूसरी बात आती है डीकम्पोजर्स की। डीकम्पोजर्स हर लेवल का पार्ट हो सकते हैं। हाँ, दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डीकम्पोज करके सिंपलर सब्सटेंसेस बना पाते हैं। तो ये डीकम्पोजर्स जो होते हैं ये हर टाइप के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंप्लीफाई कर पाते हैं। हाँ, एलिमेंट्स को रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। हमसे पूछा जाएगा कि डीकम्पोजर्स का क्या रोल है, तो फिर हम यही बात करेंगे। ठीक है, तो आधी बातें तो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के बारे में है, बाकी आधी बातें उससे एसोसिएटेड पॉल्यूशन से रिलेटेड है। जैसे कि हम CFC एमिट कर रहे हैं कूलिंग प्लांट से, तो वो CFC ओजोन लेयर डिप्लीशन करवा रहा है, मतलब ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है। ओजोन क्या है, ओजोन किस तरह से बनती है, रिप्लेनिशमेंट ऑफ ओजोन क्या होता है, या हाउ ओजोन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस फॉर आवर सर्वाइवल, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद ओजोन कैन ऑल्सो कम। देन वी टॉक अबाउट द गार्बेज। हम अपना कचरा किस तरह से डिस्पोज ऑफ करते हैं। हाँ, गार्बेज का किस तरह से सेग्रीगेशन कर देना चाहिए, गार्बेज को बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल इस तरह से अलग अलग कर देना चाहिए, जिससे कि उनको प्रॉपरली ठीक से सोर्ट करने के बाद में उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जा सके, या तो हम उसको कहीं पे रिसाइकलिंग में काम में ले सके, या तो फिर हमको उनको रीयूज़ कर सके। जो भी हम करें वो करना आसान हो पाए, उसके लिए प्रॉपर सॉर्टिंग ऑफ द गार्बेज इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे ये काफ़ी जनरल लगते हैं, बातचीत करने में तो ऐसा लगता है कि हम सबके आंसर दे सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है आंसर को अप्रोप्रिएटली लिखना। अगर आप अप्रोप्रिएटली आंसर लिखोगे नहीं तो कुछ ना कुछ उसमें रह जाएगा। और यही ऐसा चैप्टर है जिसमें आप कभी भी 3 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको अगर आपने बहुत अच्छा नहीं लिखा तो कभी भी आप 1.5 मार्क इसमें लूज़ कर सकते हो। ऐसा हालांकि कम होता है कि 0 मार्क्स आ रहे हो आर एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में, क्योंकि आप कुछ ना कुछ उसमें लिख ही देते हो, आपको उस पर मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन फुल मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि कंटेस्टेंट है, इस समय चाह रहे हैं कि हमको फुल मार्क्स आएंगे, 40 on 40 आएगा, वो लोग ध्यान रखें कि ये चैप्टर एक आपको सरप्राइज़ दे सकता है। आपको लगता है कि हमें सब आता है, लेकिन अचानक कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसको आप अप्रोप्रिएटली लिख नहीं पाए, और मोर इम्पॉर्टेंटली आपको तो लगता है आपको आंसर आता है, लेकिन जब आप लिखते हो तो उसमें कुछ तो भी रह जा रहा है, कुछ छूट जा रहा है। तो इसके लिए हम देखें, आज हम 5-7 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखें, व्हाट इज़ मेंट बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हमने इनफैक्ट अपने अभी मॉक में भी इसको लिया था कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। तो हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन इज़ बेसिकली द अक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एट एनी ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। accumulation of harmful chemicals at any trophic level in a food chain is called biological magnification। इसको सिंपली बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। Producers always occupy the first trophic level in any food chain। Why? किसी भी फूड चेन के बॉटम पे हमेशा
प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स ही क्यों रहते हैं, उसका सिंपल सा आंसर ये है कि ओनली प्रोड्यूसर्स हैव द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट द सनलाइट, दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ। तो प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स आर द वंस who have the capability to convert this usable form of this sunlight into usable form of energy, हाँ, by the process of photosynthesis। अगर कोई और कर सकता तो वो नीचे आ जाता, बॉटम पे आ जाता। सबसे पहले एनर्जी एंटर करेगी फूड चेन में विद द हेल्प ऑफ प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स में ही ये कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पे आंसर आपका इसी तरह से लिखा जाएगा, देखें कि ओनली प्रोड्यूसर्स हैव the capability to convert the energy coming from sun into usable form by the process of photosynthesis. That is why they will always occupy the first trophic level in a chain. फिर यहाँ पे सी पार्ट है कि कंसीडर ए जियोग्राफिकल एरिया हैविंग ग्रासहॉपर्स, हॉक, स्नेक, ग्रास एंड फ्रॉग। मेंशन द ट्रॉफिक लेवल ऑफ स्नेक। तो इस तरह से अरेंज करेंगे, ग्रास को ग्रासहॉपर खाता है, ग्रासहॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को हॉक खाता है। तो ये एक लंबी चेन है जिसके 4th ट्रॉफिक लेवल पर स्नेक होता है। अगर हम देखें तो ये जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है स्नेक, ये बेसिकली फ्रॉग के बाद, फ्रॉग ने ग्रासहॉपर को खाया तो फ्रॉग कार्निवोर की कैटेगरी में आएगा, और स्नेक भी कार्निवोर है। इट इज़ अ बिगर कार्निवोर एज कंपेयर टू फ्रॉग। व्हाट आर डीकम्पोजर्स? लिस्ट 2 इंपॉर्टेंट रोल्स दे प्ले इन एनवायरनमेंट। अभी हम जो बात कर रहे थे उसी से रिलेटेड कि डीकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव द कैपेबिलिटी टू डीकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटीरियल। दे प्ले फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रोल्स इन एन इकोसिस्टम। दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू सिंपलर सब्सटेंसेस। They help to form humus. Humus essential to provide nutrients to plants. Plants को humus चाहिए, उससे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उसमें nutrients होते हैं। तो ये जो humus बनाना जो है वो इनका काम है। हाँ, मतलब ये हेल्प कर रहे हैं उसमें भी। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंटिन्यूटी ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ऑफ सब्सटेंसेस। और जब सब्सटेंसेस की बायोजियोकेमिकल साइकिल चलती है तो रिसाइकलिंग ऑफ द एलिमेंट्स हो पाता है। तो ये बात हमको यहाँ पे बताना है। चलो आगे देखते हैं। Question number 3, more and more people are adopting vegetarian modes of nutrition. Justify the statement with reason. देखो, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा है, जिसमें हम ये बात जानते हैं कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब अक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इनटू द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल। अब वो ट्रॉफिक लेवल्स आप अलग अलग देखें तो सबकी बॉडी में केमिकल आया है। कहाँ से आया है? ऑब्वियसली हमने जो भी पॉल्यूशन किया, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के दौरान किया हो या बाद में उसको प्रिजर्व करते समय किया हो, जो भी केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं वो केमिकल अल्टीमेटली हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं से घूम के आ जाता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो केमिकल जाएगा फूड के थ्रू, वो उसकी बॉडी को ऑब्वियसली नुकसान पहुंचाने वाला है। तो हम किसी फूड चेन में अगर ह्यूमंस को देखें तो वी आर ऑलवेज एट द टर्मिनल एंड ऑफ अ फूड चेन। किसी भी फूड चेन में लास्ट में ह्यूमंस होते हैं और हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं फूड के लिए। तो हम वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप का फूड कंज्यूम कर सकते हैं। और ये देखा गया है कि फूड चेन में लेवल आफ्टर लेवल, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी तो कम होती जा रही है लेकिन हार्मफुल केमिकल्स बढ़ते जा रहे हैं। टर्मिनल एंड पे बायोमैग्निफिकेशन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो इट इज़ सजेस्टेड टू मोस्ट ऑफ अस, हम सबको बोला जाता है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं उनको ये कहा जाता है कि आप वेजिटेरियन फूड लें, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट प्लांट से फूड लोगे तो केमिकल उसमें होगा भी तो कम होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, अपने आप अपना फूड उगा लें, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आइडियली इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, ना जगह होती है, ना इस तरह की फैसिलिटी होती है कि अपना खुद का उगाएं। तो आप
वेजिटेरियन फूड तो एटलीस्ट खा सकते हो क्योंकि इसमें केमिकल का एक्यूमुलेशन मिनिमम होता है। तो ये बात हमने यहाँ पे लिखी है कि द चांसेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन आर द मैक्सिमम टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज प्लेस्ड एट द टर्मिनल एंड ऑफ अ food chain or a food web. Since it is exposed to so many food chains, there are multiple routes through which harmful chemicals may reach and get accumulated in its body. A vegetarian person is at the second trophic level, so the routes through which the harmful chemicals may reach its body are limited. हाँ, उसकी बॉडी में कम आएगा हार्मफुल केमिकल अगर वो डायरेक्ट प्लांट्स को ही खाएगा तो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वाई वी से एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फीयर इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब कि किसी इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है एनर्जी का फ्लो। वाई द हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड इन अपर एटमॉस्फेयर एंड वाई द डैमेज ऑफ इट्स ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, मतलब हमारी ओजोन लेयर में जो डैमेज हो रहा है उससे प्रॉब्लम क्या है। स्टेट अ कॉज टू इट्स डैमेज, ये डैमेज हो क्यों रहा है वो कॉज भी बता रहा है। तो अब देखो सबसे पहले तो कि यूनिडायरेक्शनल ही क्यों है एनर्जी फ्लो, उसकी बात पहले कर ली जाए कि एनर्जी फ्लोज इन एन इकोसिस्टम फ्रॉम द सोर्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स देन टू द कंज्यूमर्स सिंस इट कांट गो बैक फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड सिमिलरली देयर इज नो वे दैट एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स में गेट बैक टू द सोर्स। So the flow of energy in an ecosystem is always unidirectional. हाँ, यहाँ पे eaten और to be eaten की का प्रिंसिपल चल रहा है। तो जो फूड चेन है उसमें एक दूसरे को खा रहे हैं लेकिन एक सीक्वेंस है। प्लांट्स कभी भी हर्बीवोर्स को नहीं खाएंगे, हर्बीवोर्स कभी भी कार्निवोर्स को नहीं खाएंगे, तो एनर्जी फ्लो कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक। Ozone is formed in stratosphere by combination of molecular oxygen with highly reactive monoatomic nascent oxygen. आप ऐसा शो भी कर दो कि O2 reacts with monoatomic highly reactive nascent oxygen to give O3। हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ ओजोन। रिप्लेनिशमेंट मतलब वापस डालना, पहले आपने उसे यूज़ कर लिया है, अल्ट्रावायलेट रेज जब उसमें से पास होके आई थी, हाँ, तो वो यूज़ हो गया है, मतलब ब्रेक डाउन हो गया उसका। अब देखो तो हमने क्या लिखा, ओजोन लेयर इज डैमेज ड्यू टू इंटरेक्शन विद द CFC पार्टिकल्स एमिटेड। पहले तो हम ये बात कर रहे हैं ओजोन इज फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म हुआ, इन द स्ट्रेटोस्फीयर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ओजोन विद हाईली रिएक्टिव मोनोएटॉमिक नेसेंट ऑक्सीजन। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हाई इंटेंसिटी अल्ट्रावायलेट रेज। इफ दिस लेयर gets damaged, our skin may get exposed to high intensity UV rays which may cause skin cancer। तो स्किन कैंसर भी हो सकता है इसकी वजह से। ओजोन लेयर इज डैमेज ड्यू टू इंटरेक्शन विद CFC पार्टिकल्स एमिटेड बाय AC, रेफ्रिजरेटर और कूलिंग प्लांट्स। कूलिंग प्लांट्स क्या करते हैं, ये सब एमिट करते हैं CFC, और जब ये CFC बहुत हाइट पे चला जाता है तो अंडर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर ये स्प्लिट हो जाता है ना, और क्या कर लेता है, जब वो स्प्लिट हो जाता है, ओजोन स्प्लिट हो जाता है, मतलब ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब करके स्प्लिट होता है, तो उसकी इंटेंसिटी कम कर देता है। लेकिन जो CFC है वो ऊपर जाके जब स्प्लिट हो जाता है तो ओजोन का जो रिप्लेनिशमेंट रिएक्शन है जो हमने यहाँ पे लिखा था अभी अभी ये वाला, इसमें इंटरफेयर करने लगते हैं नेसेंट क्लोरीन एंड नेसेंट फ्लोरीन, यानी मोनोएटॉमिक क्लोरीन एंड फ्लोरीन एटम्स। दे आर ऑल्सो इक्वली रिएक्टिव एज ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन के जैसे ही है वो, तो वो इस रिप्लेनिशमेंट रिएक्शन को ब्लॉक करने लग जाते हैं। इस वजह से ओजोन का कंसंट्रेशन कम होने लगता है। ओजोन लेयर इज डैमेज ड्यू टू इंटरेक्शन विद CFC पार्टिकल्स एमिटेड बाय AC, रेफ्रिजरेटर और कूलिंग प्लांट्स। आगे देखो, एसिड रेन कॉजिंग डैमेज टू मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल्सो हार्म्स द फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब प्लांट, फौना मतलब एनिमल्स। तो
ये कह रहे हैं कि एसिड रेन सबको नुकसान पहुंचाती है। मॉन्यूमेंट्स जो कि हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जनरली मार्बल जैसे किसी भी कैल्शियम कार्बोनेट्स के रॉक से बने हुए होते हैं। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन क्यों हुआ? क्योंकि जो पॉल्यूटेंट्स थे उनमें जो नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड्स थे वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड्स पे चले गए और वहाँ जाने के बाद में फिर वो एसिड में कन्वर्ट हो गए। तो ये एसिड में कन्वर्जन हुआ उनका, तो जब बारिश होने लगती है, प्रेसिपिटेशन होने लगता है, तो वो ग्राउंड पे आ जाते हैं और डैमेज करते हैं सब चीज़ों को। तो हाउ डज इट कॉज डैमेज टू द मॉन्यूमेंट्स? मॉन्यूमेंट्स आर मेड अप ऑफ जनरली मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट स्टोन, यानी कि जो स्टोन बनाने के लिए काम आता है इनको, वो सब कैल्शियम कार्बोनेट रॉक से मिलता है। तो इस वजह से जो कैल्शियम कार्बोनेट रॉक से मिलने वाली चीज़ें होती हैं, ये क्योंकि मेटल कार्बोनेट्स हैं, एसिड जब गिरेगा तो हर तरह के एसिड्स के साथ में उनका एक ही रिएक्शन होता है। क्या रिएक्शन होता है कि जब वो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और वाटर बनता है साथ में। तो ऐसा यहाँ भी होगा कि हमारे मॉन्यूमेंट्स पे जब एसिड रेन गिर जाएगा तो फिर वो रिएक्ट करेगा। हाँ, मॉन्यूमेंट का कलर जो है, मतलब जो भी बनाएंगे वो सल्फेट, ऑक्साइड्स, वटेवर जो कुछ भी बनाएंगे उन सब का कलर उतना ब्राइट नहीं होगा जितना कि कैल्शियम कार्बोनेट का था। तो व्हाट एसेंशियल चेंजेस इन आवर डेली लाइफ कैन बी डन टू प्रिवेंट एसिड रेन्स? हमको मतलब कार्बन का यूज़ कम से कम करना चाहिए। कार्बन रिलीज़ करने वाले जो वो हैं फ्यूल्स हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। आंसर देखें, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स दैट इज पेट्रोलियम। दीज ऑक्साइड्स कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एसिड एंड रीच द सरफेस विद प्रेसिपिटेशन। बारिश होती नीचे आ जाता है। Monuments are generally made up of stone obtained from carbonate rocks. These are metal carbonates and all the acids essentially react with them to form a metal salt, water and carbon dioxide gas. These salts are not as bright as carbonates, so the monument slowly lose its नेचुरल अपीयरेंस। वो जैसा दिखता था, जैसे ताजमहल मार्बल की वजह से जितना वाइट दिखता है, वो शायद आने वाले टाइम में उतना ब्राइट वाइट ना दिखे अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो। सी वी शुड प्लान टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेट्रोलियम इन अ सस्टेनेबल मैनर। फॉर दैट मतलब नंबर 1, कार पूलिंग कैन बी डन। मतलब लोग साथ साथ कार में जो एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और एक ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन से निकल रहे हैं, एक ही बिल्डिंग से निकल करके एक ही ऑफिस या आसपास के ऑफिस में जा रहे हैं, they can tie up to take their vehicles in a sequence। एक बार एक ले जाएगा, दूसरी बार दूसरा ले जाएगा और इस तरह से सबके ऊपर से फ्यूल का का जो वो है वो बच जाएगा। हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी कम से कम होगा। तो कार पूलिंग एक बात हो गई। यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी प्रेफर्ड। अगर अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें आपको जैसे आपका मेट्रो हो गया, आपकी बस हो गई, अगर आपके लिए कन्वीनियंट है तो ज़रूर आपको ऐसा करना चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी शुड बी सेव्ड। तो इलेक्ट्रिसिटी को बचाने से क्या फ़ायदा कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में आ रही है वो मोस्ट प्रोबेबली किसी थर्मल पावर प्लांट से ही आई होगी, है ना। हमारा जो कंट्री है इंडिया इज़ डिपेंडेंट अपॉन कोल एंड पेट्रोलियम फॉर पावर जनरेटेड पावर रिलेटेड इश्यूज़। हाँ, उसके लिए वो मतलब एनर्जी जो बनाते हैं हम, वो थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। और थर्मल पावर प्लांट्स में कोल या पेट्रोलियम की हेल्प से, मतलब जला करके कोल को, और हम पानी गर्म करते हैं, वहाँ से जो स्टीम निकलती है उससे टरबाइन घुमा करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर रहे होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शुड बी सेव्ड। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बचाओगे तो और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शायद थोड़ा सा लोड कोल एंड पेट्रोलियम पे उससे कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द मेन एम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द एम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ टू प्रिजर्व द कंटिन्यूटी ऑफ फूड चेन। बायोडाइवर्सिटी अगर कम हुई, यानी कोई स्पेसिफिक टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा के लिए ख़त्म हो गए, तो फिर फूड चेन बीच में से टूट जाएगी एंड फ्लो ऑफ एनर्जी विल कैन नॉट बी कंटिन्यूड। तो the aim of conservation of biodiversity is to preserve the continuity of a food chain।
और rich biodiversity ensures the complexity of a food web which ensures availability of various options to all the living organisms which are part of web. फिर B, mention the names of biotic components which make upon the ecosystem. Flora and fauna. Flora is for plants and fauna is for animals. साथ में ऐड कर लें. Apart from microorganisms और decomposers, है ना, वो भी ज़रूरी है. And then your last question, coal for today. Coal produces energy on burning, but we can't get energy by eating it. हाँ, आप कोल से एनर्जी लेते हो जब आप उसे जलाते हो, लेकिन अपन कोल खाते थोड़ी है कि एनर्जी आ जाएगी. While eating an apple gives us energy, explain why is it so? The energy required by our body is utilized in the form of ATP. This form of energy can be obtained only by a chemical reaction inside our cells known as cellular respiration. Coal upon combustion can provide us energy in the form of heat but can't provide energy in the form of ATP which is required by our body. तो कोल एनर्जी देता है बाय कंबशन. हमारी बॉडी के अंदर तो कंबशन जैसा कुछ हो नहीं रहा, हमें तो एनर्जी रेस्पिरेशन की प्रोसेस से मिलती है. एंड कोल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दैट. हाँ, कुछ मजबूरी, कुछ लिमिटेशंस हमारी है, कुछ लिमिटेशन उस सब्सटेंस की है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि कोल की या कार्बन की. ठीक है, तो आज ये 7 क्वेश्चंस, इनकी अच्छे से लिख के तैयारी करो. कल हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ में फिर मिलते हैं. थैंक यू.